ठीक है, चलो क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। पढ़ो, जो कल कराया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि फ्लक्स क्या होगा। मैम एक डाउट है, वो करवा दो पहले। हाँ बोलो, डाउट बोलो। मैम एक प्रोजेक्शन जो रूल था ना उसके ऊपर है, कौन मतलब सा रूल। क्वेश्चन था प्रोजेक्शन रूल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ही है। हाँ हाँ मैम उसमें एक क्वेश्चन था, मतलब एक मतलब सिलेंडर है ना, हाँ, सिलेंडर है। उसको स्मॉल थीटा एंगल से टिल्टेड कर दिया है जेड ठीक। एक्सिस के साइड। हम्म। फिर उसके उस पे पूछा है कि मतलब द फाइंड इनकमिंग फ्लक्स। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आप मुझे भेज देना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ हो जाएगा, वी विल सी। ठीक है, अभी अपने क्लास पे फोकस करते हैं। जिसके डाउट है वो प्लीज क्लास के लास्ट में पूछना, पहले ही ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया है। देखो, इफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज जीरो, तो बताओ इसका जरा, इसकी ऑप्शन क्या सी। पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सी ऑप्शन। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। तो देखो ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। मान लो ये आपका क्लोज्ड सरफेस है, यानी स्फीयर, वो रखा हुआ है, कहीं पे भी रखा हुआ है, ये दिया नहीं हुआ है, बस ये बोला है कि जो इलेक्ट्रिक इफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ से पास करने वाली जो फ्लक्स है वो यहाँ पर जीरो है, तो क्या होगा। तो फ्लक्स जीरो का हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक तो ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। क्या चार्ज का जीरो होना तो जरूरी है, अगर मैं गॉस लॉ से देखूं तो क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो चार्ज क्या मस्ट भी जीरो होगा या मे बी जीरो होगा। चार्ज, तो नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो, है ना, मस्ट बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है जीरो हो, है ना, हो सकता है इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स बराबर हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उसकी वजह से भी फ्लक्स जीरो हो सकता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू जीरो होगी, राइट। तो ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट है। अच्छा, मे बी जीरो मतलब ये करेक्ट है ना, ये भी तो करेक्ट हो गया, फिर मे बी जीरो है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है, चांसेस हैं, राइट। बट ए ऑप्शन नहीं होगा, मस्ट लिखा हुआ है तो नहीं होगा, सी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस है। द नेट चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस मस्ट बी। अच्छा, आगे ये है ही नहीं, तो मतलब आपके ये मल्टी करेक्ट था, जिसमें आपके दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होगा, मस्ट मे बी जीरो, तो जीरो हो भी सकती है, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से बताओ कि फ्लक्स कितना होगा थ्रू द गिवन इस सरफेस। मैम बी ऑप्शन में तो पॉसिबिलिटीज है। हाँ, उसमें पॉसिबल, उसमें मस्ट है ना। मैम बी ऑप्शन जो है वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैम जो सी वाला है वो तो मस्ट है, तो मैम आंसर तो वही होना चाहिए ना। नहीं, उसमें मे बी है ना, सी तो है ही है। अगर मान लो मल्टी करेक्ट में आता है, अगर हम पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई है ना, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट गलत तो नहीं है ना, क्योंकि मे लिखा हुआ है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये बताओ फाइंड द फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस। क्या होगा, ये आपका क्या है, पिरामिड है। अच्छा, इस चार्ज को इजी कर लो, मैं तुम्हारे, नहीं यहीं पे रहने दो, बताओ कि इस एक पिरामिड से कितना फ्लक्स पास होगा, मुझे ये बता दो। तो देखो ये एक पिरामिड है, और ये मतलब ऐसे बॉक्स रखा, एक ऐसे रेक्टेंगुलर सरफेस होगी, और फिर ये ऐसे तुम्हारा पिरामिड है, तो कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा इस पिरामिड से बता दो। चलिए बताओ। तो देखो यहाँ पर मैं एक पिरामिड और बनाऊंगी, क्योंकि डाउनवर्ड से तो फ्लक्स बाहर चली जाएगी, तो इनक्लोज करने के लिए एक और पिरामिड बनाना पड़ेगा, राइट। तो मुझे कितने पिरामिड बनाने पड़ेंगे इसको इनक्लोज करने के लिए, दो। तो दो पिरामिड से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक पिरामिड से कितना हो जाएगा, क्यू बाय टू। अच्छा, अगर मैं इसी चार्ज को बेटा थोड़ा सा ऊपर उठा के रख देती यहाँ पर, क्यू नॉट मतलब सेंटर में रख देती इस पिरामिड के, तब क्या होता फ्लक्स इस पिरामिड से। अगर मान लो मैं इस चार्ज को ऐसे ऊपर रख देती यहाँ पर, ठीक है, अभी तो ये प्लेट के बीचों बीच है, अगर ये ऐसे ऐसे रखा होता,
इस प्लेट के, मान लो 2D में बनाती हूँ तो ऐसे ऊपर रखा होता क्यू नॉट, यहाँ पर ऊपर वाली डिस्टेंस पे, तब क्या होता फ्लक्स? तो बेटा अभी चार्ज इनक्लोज हो गया क्योंकि अभी चार्ज ऊपर आ गया, राइट? तो अब यहाँ पर चार्ज इनक्लोज हो गया, अगर मैं इसी को ऊपर बना रख दूं इस चार्ज को क्यू नॉट को, तो मेरा फ्लक्स कितना पास होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक से ही दो क्वेश्चंस बन गए। अगर ये प्लेट पे रखा हुआ है नीचे तो एक और पिरामिड लगाना पड़ेगा, अगर ये बीच में रखा हुआ है चार्ज तो एक्स्ट्रा पिरामिड की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या कहा है क्वेश्चन ने? यस मैम। तो अब देखो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में मैम बट इसमें तो एक सरफेस की से पूछा था ना, ये तो हमारा एक उसका है ना पिरामिड का। हम एक पिरामिड का ही निकलवाया है मैम उन्होंने तो ठीक कहा है, है सरफेस से ना, जो सरफेस हाँ, हाईलाइटेड तो है चार उससे। सरफेस हो जाएंगी। तो देखो सुनो, अगर एक पिरामिड क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है तो तुम्हारे पास कितनी सरफेसेस हैं इसकी? पिरामिड की 4 सरफेस होती हैं, ठीक है? तो 4 सरफेसेस क्यू बाय मैम 2 ये एप्सिलॉन नॉट। चारों ट्रायंगल और मैम स्क्वायर का वो जो प्लेट का एरिया है वो सारा बराबर होगा? किसका एरिया? मैम जो स्क्वायर प्लेट है और ये जो ट्रायंगल प्लेट्स हैं इनका हाँ, एरिया बराबर होगा? नहीं नहीं, इनका तभी तो मैंने सिर्फ पिरामिड का निकलवाया था ना। इस केस में सिर्फ एक पिरामिड का ही निकाल सकते हो, क्योंकि जो ऊपर वाली सरफेसेस हैं ये तो बराबर होंगी, डाउनवर्ड्स वाली नहीं हो पाएगी, तो सिमेट्री का इसमें यूज नहीं हो पाएगा, है ना? Okay. इसलिए सिर्फ हम एक पिरामिड का ही इसमें मैंने निकलवाया, इसलिए एडिट कर दिया था। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। अब गॉस लॉ की एप्लीकेशंस क्या होती हैं? हम लोग गॉस मतलब गॉसियन सरफेस बनाएंगे किसी भी सरफेस का फील्ड निकालने के लिए, है ना? अगर मुझे किसी भी सरफेस का फ्लक्स निकालना है, जैसे यहाँ पर तुम्हारे पास लॉन्ग वायर है, कि मान लो मैंने ये एक लॉन्ग वायर ले ली, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है? यहाँ से भी इनफाइनाइट है और यहाँ से भी इनफाइनाइट है, ठीक है? और यहाँ पर कैसा चार्ज है? इसके पास प्लस चार्ज है, ठीक है? अब मेरे को क्या निकालना है इसकी वजह से? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि अगर, और यूजिंग गॉस लॉ यूज करके, वैसे मैंने तुम्हें डायरेक्ट भी निकलवाई थी, क्या आया था इसका फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आर दूरी पे निकालनी है, 2 कितना के आया? लैम्डा बाय आर। हाँ, 2 के लैम्डा बाय आर। अब इसको हमें किस में निकालना है बेटा? फ्लक्स का यूज करते हुए निकालना है। फ्लक्स का यूज करेंगे, तो फ्लक्स का यूज करने के लिए कौन सा गॉसियन सरफेस बनाएंगे? सिलेंड्रिकल। सिलेंडर, है ना? एक मैंने यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ कर दिया, देखो। और ये सिलेंडर कैसा सरफेस है? गॉसियन सरफेस, ठीक है? तो मैंने इस सिलेंडर की लेंथ कितनी ले ली? इसकी लेंथ मैंने ले ली L, इसका मैंने रेडियस ले लिया R। अब हम यहाँ पे लगाएंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? फाई इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? E डॉट ds इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड बाय, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अच्छा, अब देखो यहाँ से जो चार्ज निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, तो अब यहाँ से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉस लॉ। तो देखो कौन कौन से सरफेस हो गए? एक सरफेस तो ये हो गया, ठीक है? सेकंड सरफेस ये हो गया, तीसरा ये हो गया बेटा, और फोर्थ सरफेस आपका ये हो गया। अब हमें गॉस लॉ लगाना है, तो E डॉट da इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड। तो चार्ज इनक्लोज्ड अगर मान लो तुम्हारे पास जो ये तुम्हारी लीनियर चार्ज था, इसका डेंसिटी लैम्डा है और सिलेंडर की लेंथ L है, तो कितना चार्ज इनक्लोज्ड हो पाया? लैम्डा क्या होता है? Q बाय L। तो इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड हुआ होगा वो कितना हो गया होगा बेटा? लैम्डा इंटू L, लैम्डा L। तो Q इनक्लोज्ड की जगह आपने लैम्डा L लिख दिया बाय एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। अब देखो dA, है ना? dA का इंटीग्रेशन करेंगे। पहले तो देखो कौन सा इसका जो सरफेस है जो आपका फील्ड बनाने में यूजफुल है, बताओ। अब ये सर्कुलर वाला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है और इसका जो एरिया वेक्टर है बेटा इधर की तरफ होगा, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। ऐसे ये वाला सर्कुलर देखो, जो सर्कुलर वाला है इसकी वजह से फील्ड ऐसा है और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये वाला जो सर्कुलर वाला पोर्शन है ये हमारा फ्लक्स बनाने में यूज नहीं करेगा, राइट? अगर मैं E डॉट da cos 90 लिखती हूँ तो इन राउंड सरफेस की वजह से 0 हो जाएगा। बचे कौन से बेटा? ये वाले सरफेस, है ना, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और देखो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो अब dA का आप इंटीग्रल करोगे, यानी एरिया। हमेशा याद रखना, जो अब जब गॉस लॉ का यूज करोगे तो यहाँ पर एरिया हम लोग किसका यूज करेंगे? एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। जो आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है उसका एरिया लेंगे। तो गॉसियन सरफेस का एरिया लो, कितना है? सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा?
Pi RL. पाई आर, 2 pi RL. ठीक है, 2 पाई आर एल। तो ये 2 पाई आर एल किसका एरिया हो गया, तुम्हारे इस फ्लैट सरफेस का, है ना, 2 पाई आर एल। लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, बस आपको ये इज इक्वल टू में करना है, लेंथ से लेंथ कट गया, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम उसके ही बराबर आ गई आपकी जो आपने निकाली थी। तो सिर्फ हमने क्या किया, हमने सिलेंडर बना लिया, फिर हमने ई डॉट डी ए कर दिया। एरिया मैंने बताया है किसका लेना है, सिर्फ और सिर्फ गॉसियन सरफेस का, ठीक है। चार्ज वो जो गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज्ड किया है, इनक्लोज्ड बाय, किसने इनक्लोज किया है, बाय गॉसियन सरफेस। तो ये प्रूफ हो गया एक, ठीक है, गॉसियन सरफेस। अब देखो दूसरी बार आती है हमारी इनफाइनाइट शीट। ये है इनफाइनाइट शीट। शीट कैसी होती है, एक जैसे तुम्हारी कॉपी का पेपर है, ये शीट है। अब शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा दोनों तरफ होगी। जैसे मान लो ये शीट है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और इस शीट की वजह से बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में होगी वो ऐसी हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन में होंगी इस शीट की वजह से, ठीक है। इनफाइनाइट शीट है। अगर आप लेफ्ट की तरफ देखोगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप राइट में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, लेकिन वहीं आप लेफ्ट में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपनी इसकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों तरफ होती है। तो ये शीट की प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों तरफ होगी। अब बात करते हैं एरिया की। इस कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा बेटा, बाहर की तरफ, एन कैप। इस वाले कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की तरफ, डीए वेक्टर। अब जो ये वाली सरफेसेस हैं इनका एरिया वेक्टर तो यहाँ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री का। तो यानी अब की बार जो तुम्हारी फ्लक्स आएगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन से सरफेसेस की वजह से आएगी बेटा, कर्व्ड सरफेसेस, राइट, जो आपकी कर्व्ड सरफेसेस हैं उनकी वजह से। तो आप फॉर्मूला लगाओ, ई डॉट डी ए इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब एक बात बताओ, ये शीट कैसी सरफेस है, 2D सरफेस। अब मान लेते हैं इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा। सिग्मा मान कि इसके पास जो चार्ज है वो सिग्मा है, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अच्छा अभी डॉट प्रोडक्ट डॉट निकाला था, तो देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये कितना हो जाएगा, ई डी ए, ठीक है, कॉस 0 डिग्री हो गया। कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है बेटा इसने, क्यू निकालो, क्यू इनक्लोज कितना आ गया, सिग्मा इंटू ए। ए किसका एरिया है, सिग्मा इंटू एरिया, हाँ, तो ये हो गया सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज की वैल्यू होगी। अब हमें एरिया चाहिए, ठीक है। अब इस डी ए को एरिया लिख के चलो, कि मान लो जो आपने ये कर्व सरफेस है इनका एरिया ए है, तो मैं यहाँ पे ए लेके चलूं तो दोनों सरफेस की वजह से कितना बनेगा, यहाँ पे देखो दो सरफेस की वजह से आ रहा है ना, दो कर्व सरफेसेस की वजह से है। तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 ई ए इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ए से ए कट गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पता चला ये 2 ई ए क्यों आया है, एक तो ये सरफेस जिसकी वजह से ई ए बना, फिर दूसरा ये सरफेस जिसकी वजह से ई ए बना, तो ई ए कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ई ए। तो ए से ए कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। तो एक चीज देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस, एरिया के, एरिया नहीं डिस्टेंस। जैसे आपने जब इनफाइनाइट चार्ज की वजह से निकाली थी तो क्या आया था, 2k लैम्डा बाय आर, यानी आर पे डिपेंडेंट थी ना, जितना दूर जाते जाओगे फील्ड कम होती जाएगी। बट यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इंडिपेंडेंट आ रही है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल फ्लक्स गॉस लॉ का यूज किया है। पहले इनफाइनाइट शीट है उसको इनक्लोज करने के लिए क्या बनाएंगे, सिलेंडर बनाया, फिर हमने देखी सरफेसेस कि कौन कौन सी सरफेसेस हैं जो फ्लक्स बनाने में यूजफुल है। तो ये वाली तो थी नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये वाली है, तो ये दो सरफेसेस हैं, तो मैंने ई ए लिख दिया, कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा कितना आया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस बेटा अभी सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा को लिखो Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो दूसरा तुम्हारा फॉर्मूला ये हो गया,
ठीक है, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हैं, ये तुम्हें याद रखने हैं फॉर द इनफाइनाइट शीट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ओके, अब एक चीज देखो, ये तुम्हारी शीट, अब यहाँ पर शीट में दो तरीके की शीट आ जाती है, एक तो कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, देखो एक चीज होता है कंडक्टर और दूसरा होता है नॉन कंडक्टर। अब कंडक्टर की बस कंडक्टर में स्पेशली अलग क्लास में पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पर कंडक्टर की प्रॉपर्टी देख लो। कंडक्टर के, अगर मान लो आपने किसी कंडक्टर को चार्ज दिया है, तो वो चार्ज हमेशा कहाँ पर रिसाइड करेगा कंडक्टर में? चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा। आउटर चार्ज सरफेस। ऑलवेज रिसाइड ऑन सरफेस, मतलब ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो सारा चार्ज बेटा कहाँ पर आ जाएगा? उसके सरफेस पे आ जाएगा। प्रॉपर्टी 1, ये तुम्हारे कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। अब जब स्पेशली पढ़ाएंगे तब उसमें ये भी बताऊंगी कि चार्ज सरफेस पर क्यों आ जाता है। सेकंड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा? 0। हाँ, ये अभी बस ये दो प्रॉपर्टीज अभी समझ लो, है ना। स्पेशल जब कंडक्टर की क्लास होगी उसमें मैं तुम्हें बताऊंगी। तो क्या है, कंडक्टर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कंडक्टर है तो अगर आप उसे चार्ज दोगे तो सारा का सारा चार्ज उसकी, पहली बात तो जो आउटर सरफेस है उस पर आ जाएगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सिंपल सी बात है। गॉस लॉ क्या कहता है? मान लो तुम्हारे पास ये एक सरफेस है और सारा चार्ज बेटा इसकी सरफेस पे है, सारा चार्ज सरफेस पे है, तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना हुआ? इनक्लोज्ड चार्ज कितना हो गया? अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, इनक्लोज्ड चार्ज 0। अब फ्रॉम गॉस लॉ देखो क्या कहता है, E डॉट DA इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो E डॉट A इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड 0, तो बेटा एरिया तो 0 है नहीं, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है ना। देखो EA 0 के बराबर है, तो EA 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या एरिया। बट एरिया 0 नहीं है क्योंकि ये तुम्हारा स्फीयर दिख रहा है तुम्हें, तो इसका मतलब अंदर क्या 0 है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये गॉस लॉ से भी ऐसे प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी याद रहेंगी कंडक्टर की कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और सारा का सारा चार्ज सरफेस पर है। अब देखो प्लेट की बात करते हैं। अगर बेटा कंडक्टिंग प्लेट है, दूसरी है नॉन कंडक्टिंग प्लेट। अब देखो कंडक्टिंग प्लेट होगी तो सारा चार्ज कहाँ आ गया? ये आ गया ना सरफेस पे, सरफेस पे। सारा चार्ज सरफेस पे आ गया। कंडक्टिंग प्लेट है तो ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब पूरी प्लेट पे ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है इन टर्म्स ऑफ Q, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर यहीं पर आपको सिग्मा में पूछ ले, किसमें? सिग्मा में, तो सिग्मा में देखो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है? सिग्मा। अगर वहीं पे जब कंडक्टिंग प्लेट लोगे तो सिग्मा बाय 2A क्या हो जाएगा? मतलब चार्ज अपॉन 2A किसके बराबर होगा? सिग्मा के। क्यों क्यों होगा? क्योंकि बेटा एक सरफेस तो ये हो गई, देखो ये वाली A सरफेस, ये वाली दूसरी सरफेस ये इस तरफ की होगी B, तो दोनों सरफेसेस का एरिया मिलाओगे ना, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कंडक्टिंग प्लेट में वो कितने एरिया में है? देखो Q चार्ज जो है कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है? एक तो इस वाली प्लेट पे लेफ्ट और एक बी वाली प्लेट पे। तो मान लो अगर एक प्लेट का एरिया A है तो दोनों तरफ का कितना हो जाएगा? 2A। देखो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा का मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। लेकिन जो कंडक्टिंग प्लेट है उस पर चार्ज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है ना। जैसे मान लो तुम्हारा ये हैंड है, चार्ज अगर ये कंडक्टर है तो हथेली की तरफ भी चार्ज होगा और पीछे की तरफ भी चार्ज होगा, राइट। तो कितना एरिया हो गया? आगे वाला A और बैक वाला A, तो कितना चार्ज, तो कितना एरिया हो गया टोटल? 2A। कितना हो गया? 2A। तो कंडक्टर की प्लेट में ये एरिया कितना हो जाता है? 2A। तो सिग्मा क्या बना? Q बाय 2A। तो आप फॉर्मूले में Q बाय 2A लिखोगे तो ये कितना बन जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वहीं देखो नॉन कंडक्टिंग प्लेट में सारा चार्ज कहाँ है? अंदर वाले एरिया में, राइट। तो यहाँ सिर्फ सिग्मा कितना होगा? चार्ज बाय एरिया। ठीक है, तो अब यहाँ Q बाय A सिर्फ सिग्मा बनेगा, तो यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग के केस में कितना आएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हें याद होना चाहिए, दीज आर स्पेशल केसेस। बोलो समझ में आया? क्यों A है, क्यों 2A है? यस मैम। ठीक है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में सारा चार्ज बीच में है तो चार्ज अपॉन एरिया, लेकिन कंडक्टिंग में दोनों तरफ है, आगे भी और बैकवर्ड में भी। तो कितना हो गया? Q बाय 2A। ठीक है, तो Q बाय 2A को कितना लिख दोगे? सिग्मा। क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे बढ़ो। कहाँ चले गए तुम सारे? यस मैम।
ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन करो। बिटवीन इन दोनों शीट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जरा बताओ। अब इतना मैंने तुम्हें बताया कि अगर ये एक शीट है पॉजिटिव चार्ज वाली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है इधर की तरफ, और ऐसे ही इधर की तरफ भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर बेटा ये शीट नेगेटिव चार्ज हो जाएगी तो होगा, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इनवर्ड्स। बोलो, ये तो चार्ज की तरफ से सोच के कर सकते हो ना, दोनों तरफ से इनवर्ड हो जाएगी। चलो अब जरा इसका आंसर बताओ। मैम सी। डी, क्या आंसर है? सी। मैं क्लास ज्वाइन कर लूं मोबाइल से। हाँ देखो, इसकी वजह से यहाँ पर कितना होगा बेटा, कौन सी फील्ड है पहले तो ये देखो, टू पैरेलल शीट्स है ना, टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, तो प्लस प्लस का चार्ज बीच में है, तो मतलब कौन सी फील्ड है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से अब नेगेटिव वाले की वजह से भी डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, इनवर्ड्स, और कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये E1 इसकी डायरेक्शन में, E2 सेम डायरेक्शन में, तो E नेट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, तो कितना हो ये गया, कौन है एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर बी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो डायरेक्शंस के हिसाब से करा है, देखो हमने, ये कैपेसिटर में भी काम आएगा जब आगे पढ़ाऊंगी। तो प्लस की वजह से आउटवर्ड कितना, सिग्मा, E2 की वजह से डायरेक्शन यही हो गई, कितना, सिग्मा बाय 2, तो दोनों ऐड हो गए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार मार्क कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे A B C D पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, तो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, मैं समझाऊंगी इसे। ए पॉइंट पर बेटा, ए पॉइंट पर क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपकी सारी शीट है, ठीक है, कंडक्टिंग शीट्स है, कंडक्टिंग शीट। तो बताओ प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट और राइट? मैम लेफ्ट। लेफ्ट में। मैम लेफ्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड D2Q, मैं ये लिख दूं। अच्छा, -2Q की वजह से क्या होगी, दूसरी प्लेट कौन सी है, ये वाली देखो, तो दूसरी माइनस, इसकी वजह से कौन सी डायरेक्शन होगी, माइनस की वजह से मैम राइट। टुवर्ड्स, राइट। तो राइट डायरेक्शन हो जाएगी। E की वजह से -2Q। अच्छा 3Q की वजह से बताओ, मैम लेफ्ट। मैम Left राइट में। इसमें हो जाएगी क्योंकि ये भी प्लस है तो आउटवर्ड्स, तो E3Q, यही हो गया। चलो अब E टोटल निकालते हैं ए पे विद डायरेक्शन, कैसे निकाल, फॉर्मूला क्या है, Q/2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम जब अगर चार्ज दिए हैं तो हम चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो चार्ज का फॉर्मूला तो यही है, और सिग्मा में कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा हो तो सिग्मा वाला, जैसे यहाँ पे सिग्मा था, यहाँ पर चार्ज है तो हम चार्ज वाला यूज करेंगे, तो कितना, Q/2A एप्सिलॉन नॉट। चलो लिखो, EQ कितना हो जाएगा, सिग्मा Q/2A एप्सिलॉन नॉट। बेटा डायरेक्शन क्या है क्यू चार्ज की, लेफ्ट, तो लेफ्ट को कौन सा डायरेक्शन ले ले, -I कैप, बोलो। ठीक है, प्लस 2Q वाले चार्ज के लिए बताओ, 2Q/2A एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन बताओ 2Q चार्ज की, प्लस एक्सिस आई कैप। प्लस I कैप। ठीक है, अच्छा 3Q वाले की बताओ, प्लस 3Q/2A एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन बोलो, माइनस -I कैप, तो I माइनस cap। I कैप। तो कितना आंसर आया, माइनस Q/A एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लूं, Q/2A एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लो, कितना आया, -I कैप प्लस 2I कैप माइनस 3I कैप, कितना बचा, मैम -2I कैप। 3 और 1 4, तो -2I कैप, राइट। तो Q/2A एप्सिलॉन नॉट, तो 2 भी बाहर ले लूं, ये कितना आया, -I कैप, बोलो। यस मैम। तो डायरेक्शन क्या आई, डायरेक्शन कौन सी आई बेटा, माइनस मतलब कहाँ की तरफ डायरेक्शन आ रही है, लेफ्ट मैम। लेफ्ट, लेफ्ट। नेगेटिव डायरेक्शन आपने कौन सी ली है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नेगेटिव डायरेक्शन लेफ्ट जैसे लेते हैं, और पॉजिटिव तुम्हारी राइट एक्सिस, यही तो होता है पॉजिटिव और राइट एक्सिस, है ना।
एक्स एक्सिस बना ऑकवर्ड आ रही देना, हो। ये प्लस एक्स एक्सिस होगी और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मैम आप इसके एक बार और अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दोगे? दोबारा से एक्सप्लेन करूं, देखो ए पॉइंट पर आपको फील्ड निकालनी है और विद डायरेक्शन। तो तुम्हारे पास तीन प्लेट है, एक प्लेट जिस पर चार्ज क्यू है, एक दूसरे पर चार्ज -2 क्यू है, तीसरा जिस पर चार्ज 3 क्यू है ना, तीनों क्यू -2 क्यू और 3 क्यू। अब ए वाले पॉइंट पे जरा देखो, हमने कितनी फील्ड लिखी, क्यू की वजह से कितना आया, Q/2A एप्सिलॉन। डायरेक्शन देखो आउटवर्ड्स, ए की वजह से, क्यू की वजह से, क्योंकि प्लस का चार्ज है, प्लस की वजह से आउटवर्ड होती है, तो आउटवर्ड्स मतलब नेगेटिव लेफ्ट डायरेक्शन, तो नेगेटिव आई क्या। -2Q की वजह से क्या होगी बेटा, टुवर्ड्स इसकी तरफ होगी ना, -2Q पे तो डायरेक्शन ऐसे, तो यहाँ पर प्लस मतलब ये पॉजिटिव राइट की तरफ हो गई, तो डायरेक्शन क्या आई, प्लस आई क्या। ठीक है, फिर क्या लिखा, चार्ज कितना है 3Q, तो 3Q/2A एप्सिलॉन। प्लस की वजह से भी डायरेक्शन कहाँ होती है बेटा, आउटवर्ड्स, तो डायरेक्शन यानी तुम्हारी कौन सी तरफ होगी, लेफ्ट में, तो लेफ्ट की डायरेक्शन क्या ले ली, -I क्या। बोलो क्लियर, डायरेक्शन ले लिया आपने। अब बी पॉइंट पे निकालो, बी पॉइंट, अब बी पॉइंट देखो बेटा यहाँ है, बी पॉइंट पे +Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, मैम बी लेफ्ट। बी पॉइंट पे लेफ्ट लेफ्ट नहीं, हैंड साइड। दोनों तरफ आउटवर्ड्स होती है ना। प्लेट की खासियत क्या है, प्लेट की खासियत राइट मैम साइड। राइट साइड। हाँ, कि ये अगर आपकी प्लेट है तो प्लेट में जो चार्ज होगा इधर Right side. इधर डायरेक्शन में, और इसमें इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन और इधर डायरेक्शन। अब बी पॉइंट पे +Q चार्ज की वजह से इधर आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q, यस मैम, बेटा -2 की वजह से भी कहाँ हो जाएगा, इधर वही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड -2Q। क्लियर, 3Q की वजह से कहाँ हो जाएगा बेटा, मैम इधर 3 की वजह से लेफ्ट में, 3Q की वजह से रिवर्स हो गया ना, आउटवर्ड्स यस डायरेक्शन मैम। में, हाँ आउटवर्ड हो गया। चलो अब लगाओ फॉर्मूला, +Q की वजह से Q/2A एप्सिलॉन, डायरेक्शन किस एक्सिस में है, प्लस मैम पॉजिटिव, प्लस में, प्लस आई क्या। -2 के लिए बताओ, +2Q/2A एप्सिलॉन, डायरेक्शन बोलो किस में है, राइट में है ना, तो राइट में हम लोग प्लस आई क्या, यानी 3Q के लिए बताओ 2A एप्सिलॉन, डायरेक्शन बोलो इसकी क्या है, 3Q की लेफ्ट। देखो ये लिखा लेफ्ट, तो लेफ्ट में क्या साइन आएगा, -I कैप। कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल एडिशन है भाई, ऐड कर दो, 2 और 1 3 हो गए, +3IQ और एक -3IQ, कितना हो गया 0 भाई। 2 और Q दोनों मिला के कितने हो गए 3Q, और एक ये माइनस वाला है भाई, इसको ऐसे ही तो लिखोगे। अब अगर मैं आई हटा दूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूं, तो कैसे लिखोगे, माइनस का साइन इधर आ जाएगा, तो 0 आ गया ये। तो यानी बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी Q और -2Q प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 0 0 है। चलो अब सी पॉइंट पे निकालो, सी पे निकालो, आंसर बताओ जल्दी। हाँ स्नेह का सही आया है। डायरेक्शन समझ में आ गई, देखो -2Q है ना, इसको विद साइन नहीं लिया है, हम डायरेक्शन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेफ्ट राइट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग +- लगाया है, 2Q को मैंने प्लस ही लिया है हर कहीं, बेशक साइन नेगेटिव है क्योंकि हमने डायरेक्शन ले ली। अच्छा सी पॉइंट का निकालो बेटा, सी का निकालो। एक नया बच्चा आया था आज अंकित करके, चला गया वो, सुनो आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, जहां आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है आप वहां से पढ़ो, मेन टारगेट यही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक टीचर का समझ में आ रहा है तो आप उन एक टीचर का पढ़ लो। अब ये नहीं है कि आप 4 दिन क्लास में नहीं आए, अगर आप 5th डे क्लास में आते हो और फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लीव कर जाओगे, ये ऐसे फिर क्लासेस नहीं होती। ठीक है, गौरव का आंसर ये आदर्श -4I क्या है, चलो लेट्स सी, चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ इस पेज पे। ठीक है,
अच्छा पहले तो डायरेक्शन निकाल लेते हैं सी पॉइंट पे। देखो सी पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से यहां पर होगा, माइनस 2q की वजह से इधर होगा, 3q की वजह से भी इधर होगा, राइट। तो देखो दोनों ये ऐड हो जाएंगे, 3 और 2 5, 5 में से 1 चला गया तो ये 4। तो डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी, लेफ्ट की तरफ आ रही है। तो -4q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, बेटा ये आएगा। वेरी गुड सुजल, वेरी गुड। कृष्णा गड़बड़ कर दी बेटा, कहीं गुंजन का कहीं पे गड़बड़ कर दी। तो देखो ना 1 सेकंड में तो हो गया, आपने डायरेक्शन निकाली तो तुम्हें पता है लेफ्ट की तरफ आ रहा है, मतलब ये दोनों माइनस माइनस, तो दोनों 3 और 2 कितने हो जाएंगे, -5। देखो ऐसे कर लो ना, ये हो गए 3 और 2, पर डायरेक्शन कितनी है, लेफ्ट, तो -5 प्लस क्यू इधर की तरफ है, बट इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, +1, मतलब क्यू है ये, +5q और प्लस क्यू, तो कितना हो गया, -4q आ गया ना। तो 1 सेकंड में आ गया आंसर, ठीक है। तो ये मैम बहुत डी पॉइंट पे 2q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस i। हाँ डी पे देख लो, अब डी पे बेटा क्यू की वजह से इधर EQ, और -2q की वजह से इधर हो जाएगी E -2q, बचा 3q, 3q की वजह से इधर हो जाएगी E 3q। चलो अब डायरेक्शन देखो, राइट में, यानी 3 और +4 हो गया, तो ये प्लस का 2q हो जाएगा, करेक्ट, प्लस का 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, प्लस का आया कि माइनस का आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, राइट प्लस आ रहा है। प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो समझ में आ गया, ये क्वेश्चन डायरेक्शन के हिसाब से लेना है। अगर राइट है तो मतलब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव ले लो। अगर लेफ्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो साइन के साथ, लेफ्ट मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव ले लो। क्लियर है बेटा, वेरी गुड। चलो अब इसके बाद आता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क। जैसे आपको 3 प्लेट दे दी, -q, 3q और q। अब आपको बोल रहे हैं, अब देखो ये प्लेट मेटेलिक प्लेट है, मेटेलिक बोले तो कौन सी प्लेट होती है, मेटेलिक, कंडक्टर, कंडक्टर चार्ज तो दोनों सरफेस पे रहेगा। जैसे ये प्लेट है तो बेटा ये जो A पॉइंट है यहाँ भी चार्ज होगा, B पॉइंट है यहाँ भी चार्ज होगा, करेक्ट। और आपको जनरल चार्ज दे दिया, तो आप बोल रहे हैं कि बताओ चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी सरफेस पे। तो अब सभी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे सिंपल फॉर्मूला मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है, प्लेट जो आउटर प्लेट है, जैसे आउटर प्लेट सबसे बाहरी प्लेट, मतलब जो सबसे बाहर वाली प्लेट है, उन पर चार्ज ऑलवेज कितना आएगा, सुनो ध्यान से। जैसे ये सबसे बाहर प्लेट ये हो गई बेटा 1, और सबसे बाहर वाली प्लेट एक ये हो गई 2। बोलो ये सबसे आउटर प्लेट्स है, यस और नो, बोलो। Yes ma'am. ये सबसे आउटर प्लेट्स है, इस वाले का लास्ट वाला, और जो सबसे लास्ट वाली प्लेट है उसका लास्ट वाला। सब क्या करना है आपको, टोटल चार्ज लेना है, ठीक है। टोटल चार्ज हमेशा का है ये, हमेशा टोटल चार्ज लो। तो टोटल चार्ज कितना है, -q प्लस 3q Plus और प्लस q। तो ये टोटल चार्ज है तुम्हारे पास, हाँ या ना, इससे ज्यादा चार्ज तो नहीं है, दिस इज योर टोटल चार्ज। तो जो भी टोटल चार्ज हो उसको 2 से डिवाइड कर दो हमेशा। तो कितना आया बेटा ये बताना जरा, 3q/2, यही आया, 3q/2. 3q/2। तो तुम्हारी जो आउटर प्लेट है इन पर चार्ज कितना हो जाएगा, 3q/2, और इस पर भी कितना हो जाएगा, 3q/2। बोलो क्लियर, बोलो। Yes ma'am. अच्छा वेरी गुड। अब एक बात बताओ, जो ये प्लेट ए है आपकी, ए प्लेट, इस पर टोटल चार्ज कितना गिवन है, -q. माइनस। अब एक बात बताओ, अगर 3q/2 बाहर वाली प्लेट पे आ गया, तो इसके जो अंदर वाली प्लेट ये वाली है, इस पर कितना बचेगा, इस वाली प्लेट पे। तो टोटल चार्ज बेटा क्या था, टोटल चार्ज -q है। अब ये टोटल चार्ज कैसे, अब या एक तो इनर सरफेस में होगा, प्लस इसकी जो दूसरी सरफेस है आउटर, इन दोनों पर मिला के होगा। तो -q इक्वल्स टू आउटर सरफेस पर कितना आ गया, 3q/2 आ गया। चार्ज कंजर्व करेंगे आप, देखो इस वाली प्लेट पर टोटल चार्ज -q है, और बाहर वाली पे 3q/2 आ गया, तो अंदर वाली पे कितना आएगा, आप निकाल लो माइनस करके, प्लस आउटर, -q कर देंगे. ये माइनस कितना हो गया बेटा, -q -3q/2। अरे ये माइनस का जाएगा ना वहां पे,
-5Q/2 इक्वल्स टू आउटर, तो कितना आ गया -5Q/2 आ गया, इतना नहीं आया। अब जरा टोटल चार्ज, अब इनको बेशक ऐड कर लो, करो -5Q/2 और 3Q/2 को ऐड करो, कितना आएगा? -4Q कितना आया? -2Q -3Q, कितना आया? -5Q/2 और कितना आएगा? -Q आ गया ना, देखो ऐड करो इनको। इनर साइड पे आएगा 3Q/2। नहीं नहीं बेटा, बाहर मैम वाली पे आउटर पे आएगा ना। बाहर वाली मैम पे आएगा। मैम आउटर पे तो मैम जो ये वाली शीट है, ये प्लेट मैम उसकी आउटर साइड पे आएगा ना। हाँ, ठीक। जहां पर ये 1 तो मैम लिखा हुआ यहाँ है पे ना। आपने इनर की जगह पे क्यों लिखा हुआ है? अच्छा ठीक है, बस आउटर पे आएगा। ये इनर फाइंड करना है ना, इनर फाइंड कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, अब मैं क्या था? इनर प्लस आउटर। ठीक है, तो हमारे आउटर पे कितना आ गया? फिर से उल्टा लिख दिया। देखो जो मैं बोल रही हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दो। आउटर प्लस इनर, ठीक है, तो इनर का हमें निकालना था, तो इनर पे कितना आ गया अब? -5Q/2। अब देखो बेशक ऐड कर लो, आउटर प्लस इनर को ऐड करो, टोटल चार्ज तो इतना ही होना चाहिए, -5Q/2। अब फिर से तुम वो बोलोगे 3Q/2 -5Q/2, कितना आया टोटल चार्ज? -2Q/2, इसमें 2 कट गया, तो देखो टोटल चार्ज अभी भी कितना है? -Q। तो ये है कि हमें टोटल चार्ज इतना ही रखना है। तो बाहर वाली प्लेट का एक बार निकाल लोगे तो अंदर वाली प्लेट का निकालना आसान हो जाएगा ना, कि भाई बाहर वाले पे 3Q/2 है, टोटल -Q है, तो क्या करोगे? -Q इक्वल्स टू आउटर प्लस इनर, आउटर का निकाल लिया तो इनर का माइनस करके आ जाएगा। अब देखो बेटा, जो इसके अपोजिट वाली प्लेट है उस पर इंडक्शन होगा, तो इसके अपोजिट चार्ज आ जाएगा बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का। तो 3Q की जो ये वाली प्लेट है इस पर कितना चार्ज आएगा? +5Q/2। बोलो क्लियर है? तो इसकी जितनी ये -5Q वाला 2 क्या कर देगा? इतना ही चार्ज इस पर इंड्यूस कर देगा। कितना चार्ज इंड्यूस कर दिया? +5Q/2। अब जरा 3Q प्लेट का टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज 3Q है, इनर प्लस मतलब आउटर है ना, इसका तो इनर क्या लोगे? लेफ्ट राइट ले लो, लेफ्ट प्लेट प्लस राइट प्लेट। तो लेफ्ट प्लेट पे कितना आया बेटा? ये लेफ्ट की प्लेट हो गई, इस पर कितना आया? प्लस का 5Q/2। राइट वाली प्लेट का निकालो, कितना आ रहा है जल्दी माइनस करके? 3 दूनी 6 मैम -5Q/2 कितना आया? Q/2 आ गया ना, -2 आया मैम। माइनस क्यों आएगा? 3Q -5Q/2 आया, तो इसको कर दोगे तो 6Q हो जाएगा, तो कितना आया? Q/2। Q/2 आएगा। ठीक है, तो इधर की तरफ कौन सा चार्ज आ गया बेटा? Q/2। देख लो यहां से, अब ऐड कर दो बेशक, +5Q/2 प्लस Q/2 कितना आया? 6Q/2, यानी कितना आ गया? 3Q आ गया ना, 3Q वही टोटल चार्ज। क्लियर? अच्छा, अब देखो अगर इस प्लेट पे Q/2 आया है तो ये अपनी सामने वाली प्लेट पे कितना चार्ज इंड्यूस करेगा? इक्वल एंड अपोजिट। हाँ, इक्वल एंड अपोजिट, तो कितना आया? -Q/2। और आउटर प्लेट पे तो आपने निकाल ही लिया। कर लोगे? एक क्वेश्चन और करके दे दो, ठीक है? करोगे एक क्वेश्चन खुद से सेम? समझ में अच्छा चलो, मान लो आपके पास ये 2 प्लेट हैं, इस पर चार्ज 5Q, इस पर चार्ज 2Q। चलो मुझे बताओ इनर प्लेट पे कितना चार्ज आएगा और आउटर पे कितना आएगा? इनर आउटर का चार्ज बताओ जल्दी। अरे वो 5, टोटल चार्ज 3Q है ना बेटा, टोटल चार्ज 3Q है। अगर एक प्लेट पे 5Q/2 आ गया तो इस वाली पर कितना आएगा? माइनस करके। 7Q/2 आ रहा है आउटर वाले। ठीक है, मैम इनर पर आ रहा है 3Q/2।
हाँ, बाहर वाले पे कितना आ जाएगा 7q/2, करेक्ट। इनर मैम में आप 3 वेरी गुड। तो क्या बोला था कि जो भी जितना टोटल चार्ज हो वो तुम्हारा बाहर पे आ जाएगा। तो टोटल चार्ज 5q + 2q डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया 7q/2। तो यहाँ पर 7q/2, यहाँ पर 7q/2। अब अंदर वाला चार्ज क्या करेंगे बेटा, टोटल में से माइनस। तो करो टोटल में से माइनस। टोटल चार्ज 5q है, तो 5q में से कितना माइनस कर दोगे 7q/2, कितना आ जाएगा, ये 10 हो गया। तो 10 में से 7 गया तो कितना आया 3q/2। 3q/2 प्लस का 3q/2। अब बेटा इस पर कितना आना चाहिए -3q। -3q/2। अब देखो जरा इस पर देखो जरा, टोटल चार्ज आ रहा है ये 2q। करो देखो 7q - 3q/2, तो 5q/2। मैम 4q/2 होगा ना। एक सेकेंड, ये कितना था, 7 - 3 4 होगा ना। अच्छा एक सेकेंड, 7q/2, ये प्लस होगा ना, 7q/2 और -3q/2 साथ में, अच्छा 4 आया ना, ठीक है। तो आ गया ना 2q। ऐसे Yes, करने ma'am. हैं। तो ये तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ऐसे कितनी भी प्लेट हो जाए, अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो आप कितनी भी प्लेटों में ऐसे चार्ज निकाल सकते हो। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको हमेशा याद रखना। दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेट, ठीक है। चलो अब एक बार एक क्वेश्चन और है गॉस लॉ का। इसमें हमें क्या निकालना है, अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा निकाली है सिर्फ और सिर्फ कैसे, सिर्फ की वजह से, पॉइंट चार्जेस की वजह से। अब देखो अब की बार एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। ये तुम्हारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर मैं मान लेती हूँ बेटा, इसका रेडियस कितना मान लू मैं, R, ठीक है, R मान लिया। चलो अब एक बात बताओ, मैंने इसको Q चार्ज दिया, तो वो Q चार्ज बेटा कहाँ होगा, +Q चार्ज सिर्फ सरफेस पे होगा, ठीक है। +Q चार्ज बेटा इसके सरफेस पे आया। अब मेरे को फील्ड निकालनी है बेटा r दूरी पर, यहाँ पर P पॉइंट पर, जो कि इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है, r, कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। अब हमें यूज करना है गॉस लॉ। कौन सा लॉ, गॉसियन लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, आप चार्ज इनक्लोज कर लो किसी भी 3D सरफेस पे। तो क्या मैं P पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस बना दूं ऐसे, Yes, ma'am. बोलो बना नहीं सकती क्या, बना यस सकती, मैम, बना सकते। बना दिया। तो अब मुझे बताओ, फॉर्मूला लगाऊंगी मैं वही, ε0 E.ds इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड बाय ε0। बेटा हमेशा मैंने बोला है ये ds कौन सा एरिया लेना है, गॉसियन सरफेस का। कौन सा एरिया है ये, गॉसियन का एरिया लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो E रहेगी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें फाइंड करनी है E। अब मेरी बात सुनो, +Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो निकलेगी यहाँ से। देखो अगर ये प्लस चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, और बेटा यही एरिया वेक्टर होगा इसी डायरेक्शन में। दूसरे कलर से बना, यस मैम, सेम ही डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में होगा ना, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली E। अब मैंने क्या बोला है, मतलब जो भी अगर तुम्हारा 3D सरफेस है उस पर तुम्हारा जो नॉर्मल होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। तो इसी डायरेक्शन, इतने वाले सरफेस का एरिया कहाँ हो जाएगा, बाहर, नॉर्मल वेक्टर है ना। नॉर्मल वेक्टर कहाँ आ गया, बाहर आ गया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, मैं ये इरेज कर रही हूँ। अच्छा अब क्या होगा, E.ds, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो क्या लिख दूं मैं, phi E A, करेक्ट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर मान लो इस लाइन से निकालोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस वाले एरिया का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा, एरिया वेक्टर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो E.A इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अब एक बात बताओ, इस बड़े वाले गॉसियन सरफेस ने, जो ये डॉटेड है, ये आपका गॉसियन सरफेस है, इसने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है बेटा, मैम मैंने इसको +Q चार्ज दिया है, देखो +Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो टोटल चार्ज कितना इनक्लोज कर रखा है इसने, Q बाय Capital Q. एप्सिलॉन।
इतना चार्ज इसने इनक्लोज कर रखा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज, एरिया का मुझे अब लेना है इंटीग्रेशन। तो मुझे बताओ टोटल एरिया इस गॉसियन सरफेस का कितना है? 4 pi r square। कौन सा आर? Small r. कैपिटल आर, small स्मॉल आर। दोनों बस आर यही का चीज ध्यान रखना है। ये एरिया मैं फिर भी बोल रही हूँ, ये एरिया गॉसियन एरिया है, ठीक है, गॉसियन एरिया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। तो बेटा ये किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड आई है? पॉइंट चार्ज की तरह नहीं आई, पॉइंट चार्ज की तरह नहीं आई कि Q चार्ज रखा है, Q चार्ज के r दूरी पर Yes, इलेक्ट्रिक no. फील्ड कितनी आई? पॉइंट चार्ज वाली, राइट। तो इसका मतलब अगर आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके ऊपर कैपिटल Q चार्ज है और आपको उस स्फीयर से बाहर फील्ड चाहिए, तो किसकी तरह ट्रीट करोगे? पॉइंट चार्ज की तरह। कैसे ट्रीट करोगे? पॉइंट चार्ज, Point charge. पॉइंट चार्ज की तरह। अच्छा, अब एक बात देखो, अगर ये तुम्हारा सरफेस है, वही तुम्हारा स्फीयर है, ये हमारा स्फीयर है, रेडियस r है। अब मैं आपको कह रही हूँ कि इसी पॉइंट पे मुझे बताओ कितना फील्ड होगा अगर प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? कैपिटल आर स्क्वायर। सुनो, प्लस Q चार्ज यानी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा यूनिफॉर्मली? मैम ऑन द सरफेस। हाँ, लेट प्लस Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पर? ओवर द सरफेस ऑफ। हाँ, यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस, ऑन सरफेस। अच्छा, तो मैंने क्या बोला था? पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे अगर बाहर होगा तो। अब देखो यहाँ पर ये r किसके बराबर हो गई? स्मॉल r किसके बराबर हो गया? कैपिटल R के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा एट पॉइंट r? E इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर कितना आया था? Q by कैपिटल आर स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये जो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r को किसके बराबर कर दो बेटा? कैपिटल R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गई? जब आपका कौन सा केस है ये? जब r इक्वल्स टू r है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कैसा स्फीयर है बेटा? हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। कैसा? हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, अगर मैं बोलती हूँ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो क्या चीजें चेंज हो जाएंगी? सुनो, इफ आई एम सेइंग कि फाइंड सॉलिड कंडक्टर, सॉरी सॉलिड, हाँ, कंडक्टिंग स्फीयर, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो वैल्यूज जो अभी आ रही है क्या चेंज हो जाएंगी? बताओ जरा। ये तो हॉलो है, अगर सॉलिड की बात करूं तो क्या चेंज होगी? नहीं होगी। नो मैम। नो मैम, क्योंकि कंडक्टर है, चाहे सॉलिड हो या होलो हो, फील्ड हम चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा। सरफेस पे ही रहेगा। तो जब भी अगर मैं स्फेरिकल शेल की बात करूं, अगर मैं स्फेरिकल शेल की बात करूं तो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा या अलग हो जाएगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे पास कंडक्टर हो, या वो तुम्हारे पास सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो या स्फेरिकल शेल हो, स्फेरिकल शेल हो, तो तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस यही रहेंगे। बाहर KQ बाय R स्क्वायर, सरफेस पे तुम्हारा जो रेडियस है वो हो जाएगा। बोलो क्लियर? अच्छा बेटा, अगर बात करते हैं इनसाइड, मान लो हमारे पास ये स्फीयर था, 0, इसका रेडियस बेटा R है। अब मैं ये पॉइंट P अंदर ले आती हूँ, यानी यहाँ पर पॉइंट P। गॉसियन लॉ लगाओ, क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो E चार्ज एनक्लोज 0 हो गया ना। हाँ, E एरिया का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बाकी सब तो ठीक है। बताओ अभी इस P सरफेस पे अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बना दूं, क्या इस गॉसियन सरफेस ने कुछ चार्ज इनक्लोज कर रखा है? नहीं है, क्योंकि चार्ज कहां पर है? सिर्फ सरफेस पर चार्ज है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कितनी हो गई? 0। और इसीलिए बोलते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट नोट में लिख देती हूँ, आउटसाइड में कितना आया? KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। सरफेस पे कितना आया बेटा? KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर। इनसाइड कितना आया बेटा? 0। तो ये तुम्हारा 3 यहाँ पर पॉइंट आ गए। बोलो क्लियर है इतना? ठीक है। और ये किसके लिए वैलिड है? कंडक्टिंग कंडक्टिंग स्फीयर के लिए।
कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड, और Solid. इसमें दूसरा शेल, ठीक है, तो ये सबके लिए वैलिड है। चलो अब एक बात करते हैं काम नॉन कंडक्टिंग का, उसके पहले इसका डायग्राम देखते हैं। ग्राफ कैसा आएगा बताओ। ये तुम्हारा ग्राफ है। अब देखो रेडियस r इक्वल टू 0, मतलब ये क्या है, सेंटर, ये तुम्हारे स्फीयर का क्या है, सेंटर। तो बेटा सेंटर से लेके ये देखो, ये तुम्हारा स्फीयर है, ये सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सरफेस से लेके सेंटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ये देखो ग्राफ क्या आ रहा है, 0। लेकिन जैसे ही आप सरफेस पे पहुंच जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आएगी ना, सरफेस पर KQ/r²। तो सरफेस जैसे ही r इक्वल टू r होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। बोलो, ये ER ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन E एंड R, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब r की वैल्यू r के बराबर है तो यहाँ पर मैक्सिमम हो गई। फिर देखो अब बाहर की तरफ यानी आउटसाइड, तो उस पर क्या हो जाएगी, K/r²। तो यानी अब कैसा ग्राफ आया, पैराबोलिक। कैसा ग्राफ आ गया बेटा, ऐसे पैराबोलिक। बोलो क्लियर है ये, यस मैम। ठीक है। तो Yes, ma'am. ऐसे ग्राफ आ गया। हाँ जी बोलो, हैंड रेज करो, कौन कर रहा था। हाँ लक्ष्य बोलो, हाँ लक्ष्य बोलो जल्दी। पानी क्या करेगा। ये ग्राफ क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। मैम रिपीट करने को। ग्राफ रिपीट करो। देखो ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच में। r मतलब तुम्हारा डिस्टेंस, कहां से, सेंटर से। तो ये r इक्वल्स टू 0 कहाँ है, तुम्हारी सेंटर पे ही तो है r इक्वल्स टू 0, जहां पर कोई डिस्टेंस नहीं है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप चल रहे हो, तो सेंटर से चले 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 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना उसके अंदर, सरफेस के अंदर, तो अंदर 0। पर जैसे ही तुम सरफेस पर पहुंचे, यानी यहाँ पर पहुंच गए रेडियस r पर, शेल की सरफेस पर, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई कितनी, अभी निकाली थी, K/Q/r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया कि मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती चलेगी, 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी अब डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे ही r टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके टेंड्स टू हो जाएगी, 0, है ना। 0. ये r जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती जाएगी बेटा, 0। तो ये वो वाला ग्राफ, लिमिट वाला। क्लियर है। चलो अच्छा, अब एक बात सुनो मेरी, पहले ये वाला क्वेश्चन करो। चलो बहुत प्यारा सवाल है, इसी के बेस पे है ये, तुम्हारे PYQ है। PYQs में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। करो इसको। क्या रहा है, वो पॉइंट जहां पर r की वैल्यू लेस देन r1 है, मतलब यहाँ पर पॉइंट A, राइट, A पॉइंट पे पूछ रहा है। तो मुझे बताओ A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा, 0। एक देख तो लो, चार्ज दोनों पर है, इधर +Q चार्ज है और इधर -Q चार्ज है। तो ये जो तुम्हारा A पॉइंट है ये Q के भी इनसाइड आ रहा है और -Q के भी इनसाइड आ रहा है, और इनसाइड हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, 0। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट कहाँ पर है बेटा, KQ/r1²। अरे सेकंड पॉइंट है कहाँ, इधर होगा, Q1 की सरफेस पर। हाँ, Q और -Q के बीच में, ठीक है। अब इसका बताओ, KQ/r²। अब मेरी बात देखो, -Q वाले शेल के तो अंदर है, तो -Q वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q, इसकी वजह से तो 0 हो गई बेटा, क्योंकि -Q वाले चार्ज के अंदर है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q चार्ज, इसकी वजह से तो ये पॉइंट कहाँ है, बाहर है। और कितना डिस्टेंस बोला है उन्होंने, r। तो यानी यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, K/Q/r², ठीक है। अच्छा बेटा थर्ड बताओ। अब ये पॉइंट मतलब बाहर है, R2 से भी बड़ा है, तो R2 से भी बड़ा है यानी C पॉइंट के लिए बताओ। मैम दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगी। करो, Q की वजह से बाहर है, -Q की वजह से अंदर है, बट C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, मैम ये 0 आएगी शायद। हाँ 0 आएगी, है ना। अगर क्योंकि दोनों चार्ज ऐड हो जाएंगे, होता नहीं, अगर दोनों +Q होते तब C पॉइंट पे ऐड डबल हो जाती है। हाँ तब ऐड हो जाती। बट अब देखो, अब आप लिखोगे ना, एक तो +Q की वजह से लिखोगे, देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, आप लिखोगे के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस मैम क्योंकि अब गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो दोनों चार्ज आएंगे गॉसियन सरफेस के अंदर, दोनों ऐड होकर हाँ, जीरो तो हो ऐड जाएंगे। क्यू इनक्लोज भी करोगे, हाँ गॉसियन से भी कर लो, मतलब सी पॉइंट पे अगर मैं गॉसियन सरफेस बना दूं तो प्लस क्यू और माइनस क्यू कितने हो गए, आप ऐसे कर लो, प्लस क्यू और माइनस क्यू जीरो हो जाएगा, तो फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, जीरो। तो मैं इधर लिखती हूँ के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो सी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बेटा, जीरो। क्लियर है, जीरो। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो। यस मैम। वेरी यस मैम। वेरी गुड। चलो, तो मतलब जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे मैं सब तुम्हें क्लास में करा रही हूँ कि तुम्हें कुछ ऐसा ना हो। ये तुम्हारा होमवर्क है, एक बार होमवर्क में देख लेना, बाकी मैंने करा ही दिया है। अब देखो, अब बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग की, अगर हो पाए तो हो जाएगा। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है नॉन कंडक्टिंग। अब आ गया बेटा नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर में जैसे प्लेट था, जैसे प्लेट के पूरे एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था ना अंदर, अब ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, यानी ऐसा स्फीयर, अगर आप इस स्फीयर को कैपिटल क्यू चार्ज दोगे तो बेटा वो कैपिटल क्यू चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में जाएगा। कहाँ जाएगा, 3D सरफेस है तो 3D में कहाँ जाएगा, वॉल्यूम में। तो ये वाला चार्ज बेटा पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया डिस्ट्रीब्यूट। होलो होलो नहीं ले सकते ना? कैसे नहीं, हॉलो नहीं लेंगे, हॉलो नहीं होगा इसमें अंदर, क्योंकि चार्ज डिसाइड करने के लिए कुछ वो होना चाहिए ना मटेरियल, तो हॉलो इस केस में नहीं आएगा, है ना। इसमें सिर्फ सॉलिड स्फीयर लेंगे, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में मटेरियल होगा इनसाइड, तो अगर आप कैपिटल क्यू चार्ज दोगे तो वो पूरे वॉल्यूम में क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखो, ये मेरे पास स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, यूनिफॉर्मली मतलब इसमें हमने आर को जो है मतलब चार्ज दिया और चार्ज पूरी वॉल्यूम में आ गया। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर आप मुझे फील्ड फाइंड करके बता दो, अगर ये सेंटर से आर दूरी पर है, मतलब यहां से यहां तक आर दूरी है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले एक क्या बनाओगे, गॉसियन सरफेस। क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस। बना दिया आपने, गॉसियन सरफेस बना दिया। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया रहा है बेटा, टोटल प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। मैम इसे पॉइंट चार्ज मान के करेंगे ना? नहीं, हम गॉसियन सरफेस से करेंगे। तो क्या फॉर्मूला आया, E डॉट dA इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है, कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज बेटा, एरिया कितना होगा इस गॉसियन सरफेस का, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कितनी आ गई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर नॉन कंडक्टिंग सरफेस है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर फाइंड कर रहे हो तो सेम आएगी, सेम आई, यानी पॉइंट चार्ज की तरह आई, सेम एज पॉइंट चार्ज, सेम एज पॉइंट चार्ज। बोलो आई कि नहीं आई, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इधर देखो, इसका बताओ, अगर हमने अब अच्छा सरफेस पे ले लूं तो R इक्वल्स टू आर वाले केस में सरफेस पे ले लूं तो मान लो हाँ ये रहा, है ना। अगर R इक्वल्स टू आर हो जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर R किसके बराबर है, कैपिटल आर के। तो जैसा यहाँ पर आया था उसी को एज इट इज क्या लिख दिया, R को कैपिटल R लिख दिया, राइट। क्लियर है, फर्स्ट केस डिस्कस हो गया हमारा, सेकंड केस डिस्कस हो गया, R इक्वल्स टू आर। अब बात करते हैं बेटा इनसाइड वाले की, मतलब कि अब की बार आपका ये जो है स्फीयर है, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, इसी में सर्कल बिगड़ गया। और इस एरर, हाँ एरर कराऊंगी बेटा, इस वाले केस को एक बार समझ लो, एरर पे भी आ रही है। चलो फिर एरर करा देते हैं, इस केस को करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पर एक बार इसका फंडा समझ लो बस, इस केस का 5 मिनट का क्वेश्चन है, तो सुनो यहाँ पे एरर कराऊंगी। ये तुम्हारा क्या है, स्फीयर है बेटा, इस स्फीयर में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनसाइड, इनसाइड, है ना, चार्ज इनसाइड पे है। अच्छा, अगर अब मैं पॉइंट P को अंदर ले आती हूँ, ठीक है, अब मैं पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक है,
पॉइंट P इज देयर। अब इस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस बनाओगे। बना दिया गॉसियन सरफेस। मान लो ये पॉइंट P इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है बेटा? स्मॉल r दूरी पर। कितनी दूरी पे? स्मॉल r दूरी पे। क्या चार्ज इनक्लोज हुए हैं? यस मैम। चार्ज इनक्लोज हुए हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? यस मैम। बिल्कुल आएगी। तो वही निकालनी है, लगाओ फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड DA इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस एरिया कितना है बेटा? सरफेस एरिया किसका लेंगे? गॉसियन सरफेस का, है ना। गॉसियन सरफेस का एरिया बोलो कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कितना आएगा? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अब दिक्कत आई सारी चार्ज की, तो बेटा यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग जो मैंने तुम्हें बताई थी ना, लैम्डा, सिग्मा और रो। तो यहाँ पर चार्ज वॉल्यूम में है, तो कौन सी डेंसिटी का यूज करेंगे? रो का। वॉल्यूम तो क्या कहता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। अब एक बात बताओ बेटा, कैपिटल क्यू चार्ज कितनी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है? कैपिटल क्यू चार्ज कितनी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है? कितना वॉल्यूम है? 4/3 कैपिटल पाई r क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है? इस स्फीयर का। इस स्फीयर की रेडियस कितनी थी? कैपिटल r, कैपिटल R। तो ये टोटल क्यू चार्ज बेटा पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसकी स्फीयर की वॉल्यूम कितनी है? 4/3 पाई r क्यूब। बोलो। अच्छा, अब एक यूनिट में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा? एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। बोलो। पर यूनिट में इतना ही हो जाएगा ना। अगर कैपिटल क्यूब इतनी वॉल्यूम में चार्ज है तो एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा? डिवाइड कर दो वॉल्यूम को। डिवाइड कर दिया, 4/3 पाई r क्यूब। बेटा अब मुझे कितनी वॉल्यूम का चाहिए बताओ? इस गॉसियन, मैंने क्या बोला था? चार्ज इनक्लोज किसका होता है? गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। तो कितना चार्ज इनक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस में, वही निकालना है। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो अब उतनी ही वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना वॉल्यूम है? देखो 4/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल r, तो स्मॉल r क्यूब। स्मॉल r क्यूब, राइट। करो अब इसको। अब कैसे करें? 4/3 से 4/3 कट जाएगा, तो कितना बचा? क्यू r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। तो ये इतनी वॉल्यूम का चार्ज हो गया। तो यहाँ पर लिख दो E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू कितना चार्ज? कैपिटल Q r क्यूब अपॉन r क्यूब। कितना आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? r। कितना आया? r। क्लियर है? बोलो। ठीक है। अब इसको बेटा अगर मुझे सिग्मा में लिखना हो, देखो सिग्मा में लिखना हो। अब ये बताओ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या है? चार्ज पर यूनिट, ये देखो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? सिग्मा। सिग्मा है ना, रो है ना, रो। राइट राइट राइट, रो है ना। ये क्या है? रो है। तो Q/4/3 पाई r क्यूब को मैं क्या लिख दूं बेटा? रो लिख दूं। मल्टीप्लाई बाय क्या है ये? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। तो अब इसको मतलब हम लोग यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई r स्क्वायर। चार्ज इनक्लोज कितना आ गया? ये क्यू इनक्लोज ही तो है। फर्स्ट तो ये हो गया। अगर मुझे रो की टर्म में चाहिए तो मैं क्या लिख दूं? रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब। तो करना इसमें से क्या क्या कैंसिल हुआ? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई बेटा? रो r अपॉन 3। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा की टर्म्स में ये आ गई। अच्छा, कुछ एरर तो नहीं हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया कितना हो गया? 4 पाई r स्क्वायर। सिग्मा पर यूनिट में कितना आया? मैम यहाँ पे एप्सिलॉन कहाँ चला गया? हमने क्यू की वैल्यू क्यू r क्यूब अपॉन में r क्यूब रखा है। रुक जाओ, क्या कह रहे हो? मैम यहाँ पे बॉक्स में जहाँ आपने फॉर्मूला लिखा उससे ऊपर जो है वो मैम वहाँ पे एप्सिलॉन कहाँ है?
मैम अगली क्लास। कहाँ पे? ये रहा ना यहाँ पर, ये वाली ब्लू बॉक्स या रेड बॉक्स? मैम ब्लू बॉक्स के ऊपर। यहाँ पे हाँ, ये एप्सिलॉन नॉट है, तो तभी तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आया है ना। देखो यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, तभी तो एप्सिलॉन नॉट आया ना इस रेड बॉक्स ब्लू बॉक्स में। क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर भी एक एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी तुम्हारे पास ये दो इक्वेशंस हो गई हैं, एक तो सिग्मा की टर्म्स में और एक चार्ज की टर्म्स में। ठीक है, तो दो इक्वेशन हो गई है तुम्हारी ये। तो ये एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, यहाँ पर एक एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। क्लियर, दोनों हो गई। ऐसे इक्वेशन लिख लोगे वॉल्यूम बना के, तो बस उसी सरफेस का चार्ज लिखना है, उसी वॉल्यूम का चार्ज लिखना है जिसमें आपको निकालना हो। तो पहले पर यूनिट वॉल्यूम का, जिसे हमने क्या बोला, रो बोला, तो रो से मल्टीप्लाई कर दिया उस वॉल्यूम को जिसमें तुम्हें चार्ज निकालना है, यानी स्मॉल आर। तो कितना, कैपिटल 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बोलो। ठीक है, ठीक है। इसका एक बात बताओ, इसका ईआर डायग्राम कैसा आएगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस का डायग्राम बनाए, ऐसा डायग्राम नहीं आएगा। देखो क्योंकि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सेंटर पे, यहाँ पे देखो सेंटर पे आया इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा आर अप, सॉरी मैं फिर सिग्मा बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, दिस इज रो, राइट, दिस इज रो। रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रही आर के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसका मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, लीनियरली इंक्रीज हो रही है। मतलब कैसे इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेट लाइन इंक्रीज हो गई। फिर देखो सेंटर पे r इक्वल्स टू r, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, पॉइंट चार्ज k क्यू बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r हो गई। तो यहाँ पर कैसा ग्राफ आएगा, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, आपको सॉलिड सिलेंडर के अंदर निकालना है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये घर से करना है, तो जैसे गॉसियन लॉ बनाना है उस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कर लोगे। यस अरे आ तो गई रेड बॉक्स में भाई, कहाँ गई रेड बॉक्स में, कौन सी रेड बॉक्स में नहीं आई? रेड बॉक्स में है तो एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट है। शुभम देखो, सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। मैम पहले नहीं लिखा हुआ था ना, तो वही बोल रहा था वो। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो देख लिया करो, ऊपर से चीजें चलती आ रही हैं तो वो कहीं बीच में कहीं गायब नहीं होगी। अगर वो आ रहा है तो नीचे भी आएगा। ठीक है, सिग्मा आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक सेकंड, अब एक बार कर लेते हैं एरर वाला क्वेश्चन, एरर वाला। अच्छा एक क्वेश्चन था मॉड्यूल, हाँ मॉड्यूल मिल जाएगा, मॉड्यूल मिल जाएगा, डोंट वरी। मैंने सिग्निफिकेंट फिगर दिया था, उसमें एक क्वेश्चन था, वो तुमसे सॉल्व हुआ? पवन रुक जाओ, आज की क्लास लेट हुई ना, सब चीज हैम्पर हो गई, क्लास लेने में भी इतना मजा नहीं आया आज। देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ आपका? हाँ? हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखो Yes, ma'am. नंबर अलग अलग है ना, तो पहले पावर को कैसे कर लोगे, सेम बना लेना, 10 टू पावर -6। तो ये 4.2 10 टू पावर -6 में कितना हो जाएगा, 42 है ना, 42 हो जाएगा, बोलो। 42 into 10 की पावर -6। हाँ 42 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 43, 42 और 45.8 इंटू 10 टू द पावर -6। मैम बी ऑप्शन। हाँ नहीं 45.8 इंटू 10 टू द पावर -6 आया है ना। अब देखो हमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू रखनी है,
हमें पॉइंट के बाद हम कितनी option वैल्यू A? रखनी है? हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स में पॉइंट के बाद हमें एक वैल्यू रखनी है, तो उस अकॉर्डिंग अपने इस क्वेश्चंस को अरेंज कर लेना। अब आ जाओ एरर पे, एरर वाला पार्ट करा देती हूँ। कल तुम्हारा ऑफ भी तो नहीं है, अगर ऑफ होता तो हम एक क्लास एक्स्ट्रा रख लेते। तो ये मैम एडिटिव, परसों है। हाँ परसों संडे को, तो किस दिन? फ्राइडे को? सैटरडे को मैम। सैटरडे को ऑफ है? यस मैम। यस मैम। ठीक यस मैम। नो ठीक है। मैम, हमारा स्कूल नहीं है ऑफ। अरे यार, ये भी तो एक इशू है। चलो अब एक बार देख लो एरर के बारे में, एरर समझा देती हूँ। अब बेटा टाइम तो हो गया है वैसे, 35 बच्चे बचे हैं। देखो एरर में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि मान लो आपको कोई एक चीज मेजर करनी है ना, एक चीज मेजर करनी है, आपको कोई वेट मेजर करना है, आपने वो वेट 3-4 बार मेजर किया, ठीक है। अब आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या कर देते हैं, मीन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मीन। कि जैसे मान लो आपने एक बार 500 ग्राम के वेट को मेजर किया, एक बार 450 आया, एक बार 500 आ गया, एक बार 510 आया, तो आपने क्या किया, एक्चुअल वैल्यू मालूम नहीं, तो हम क्या कर देंगे, जितनी भी वैल्यू आई है उन सबका क्या कर दोगे, मीन कर दोगे। एन, नंबर ऑफ एन क्या है बेटा, आपने कितनी बार मेजरमेंट किया है ना। देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, देखो मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू। मान लो आपने एक वेट को 500 ग्राम आया एक बार, दूसरी बार तोला तो 450 आया, फिर दूसरी बार मेजर किया तो 550 आया। तो अब एवरेज, इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है ना, एब्सोल्यूट एरर। तो कैसे निकालोगे, इन सबको ऐड कर दो, 550 प्लस 500 प्लस 450। इसके बाद कितना आ जाएगा, कितनी बार लिया है 3 आपने, से डिवाइड। n टाइम्स, तो n से यानी यहाँ divide पे कर दो। कितना है 3, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट। फिर आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। उसका मतलब क्या होता है, अब इसको ऐड करके कितना आंसर आएगा, देखो कितना आया, इसका आंसर करना कैलकुलेट। 1500। अरे डिवाइड बाय 3 भी करो, कितना आया, 500। 5 आ गया, 500। ठीक है। अब मीन, इसका क्या मतलब है कि आपकी जो ये वैल्यू आई है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू। अब जो ये वैल्यू आई है, इसमें से क्या करो, माइनस करो जो तुमने ये रीडिंग्स ली हैं। जैसे 500 में से 550 घटाओ, फिर आपका क्या आया, 500 में से फिर 500 घटाओ, फिर 500 में से क्या घटाओ, 450। तो यहाँ पर कितना आया, -50, यहाँ पर आ गया 0, और यहाँ पर कितना आया, +50। तो अब इसका क्या कर लो, अब इनका मीन कर लो, ठीक है। अब इनका मीन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पर यही तुम्हें समझाया है, ये देखो यहाँ पर हो गया मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, बट यहाँ पर देखो एरर साइन के साथ नहीं लिया है, मॉड ले लिया है। इसका मॉड मतलब सबको पॉजिटिव साइन लेंगे, तो ये तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। फिर उसके बाद होता है रिलेटिव एरर। मैम एक बार पहले स्लाइड दिखा दीजिए। ये लो, ठीक है, ये हो गई मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसमें आप मॉड लगा के ऐड कर दोगे वैल्यूज को। समझ में आया ना, ये डेल्टा क्या है, डेल A1 डेल A2 बता दिया ना मैंने। 500 में से जो आपकी एक्चुअल मैम वैल्यू वॉइस आई ब्रेक हो मीन के रही है। बाद, हाँ क्या, हाँ वो माइनस कर देना। फिर आती है बेटा फ्रैक्शनल एरर। मैम पहले वाले एक जिसको- बार आप स्लाइड दिखा दीजिए। कौन से पहले वाली, जो मैम मैंने जिस पे कराई आपने थी? लिखा था वो। अच्छा ये लो, तो ये सबसे ऊपर वाली हुई एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं हम लोग, जो भी आपने मैम आपने ये जो कैलकुलेशन, हाँ मैम ये जो बाद में आया इन सबको ऐड करके, हाँ, मैम जो इन सब -50 0 एंड -50 को मॉड में लेना है, ठीक है, ये मॉड होगा, मॉड ओके 50 मैम। प्लस 0 प्लस 50, ये मॉड होगा, ठीक है। इनका मॉड लेना। अब ये नहीं कि -50 आया तो माइनस ले लेंगे, मॉड लेंगे इनका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यू है, जैसे 3 है तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, है ना। तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब उसके बाद आता है कि रिलेटिव एरर क्या होगा, समझ में आया। अब देखो, अब परसेंटेज एरर सीखो। ये तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो कितना आ गया बेटा, ये 100/3 आ गया। अब परसेंटेज एरर जब निकालते हो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर जो तुमने ये वैल्यू निकाली है ना, ये 100/3, तो ये यहाँ पर आएगी, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कितनी है बताओ इसमें से, ये 500,
जो ये निकाला है ये 500 आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जैसे आप बोलते हो एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, तो डिवाइडेड बाय 500, मल्टीप्लाई परसेंटेज है तो और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ गया बेटा 100/15, तो कितना एरर आया इसमें, ये आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। समझ में आया परसेंटेज एरर क्या हुआ? Yes, ma'am. दिस विल बी योर परसेंटेज एरर। ऐसे परसेंटेज एरर निकालते हैं, पहले किसी मीन क्वांटिटी, एब्सोल्यूट अपॉन में एब्सोल्यूट इनटू 100। मीन एब्सोल्यूट अपॉन में एब्सोल्यूट को आप यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू बोलोगे। देखो मीन एब्सोल्यूट अपॉन में ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू या जो तुमने मीन करके निकाला है ना मीन वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज एरर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हर कहीं काम आता है, ठीक है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। अब देखो उसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, वो सवाल देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर, ये एग्जांपल, ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशन, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, मैं तुम्हें इस पेज पे समझा देती हूँ वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा। देखो यहाँ पर कैसे, ऐसे समझो कि आपको एक क्वांटिटी दे दी r³ मान लो, c² t की पावर 1/2 और e की पावर 5। अब बोल रहे हैं कि अगर r को कैलकुलेट करने में 1% का एरर आया, c को कैलकुलेट करने में 2% का एरर आया, d को कैलकुलेट करने में 3% का एरर आया और e को कैलकुलेट करने में 4% का एरर आया, तो बताओ इस p क्वांटिटी में कितना एरर है। तो हमेशा बेटा कैसे करते हैं, देखो डेल p अपॉन p, पावर को आगे ले लो, ठीक है, पावर को आगे, r की पावर कितनी है बेटा 3, तो मैं क्या लिखूंगी 3 डेल r बाय r प्लस c की पावर कितनी है 2, तो 2 को बेटा आगे ले लो, 2 डेल r बाय r। अब देखो d, अब कई बार बच्चे देखते हैं कि अपॉन में है तो माइनस कर देंगे, नहीं, अपॉन वाली भी ऐड होंगी, जैसे प्लस d की पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 डेल d बाय d। बेटा e की पावर कितनी है 5, तो 5 को आगे ले आओ, 5 डेल e बाय e। बोलो क्लियर। अब देखो ये तुम्हें वैल्यूज किसमें गिवन है, परसेंटेज एरर में। भाई परसेंट एरर अभी तो तुमने निकाला, परसेंटेज एरर का मतलब क्या था, डेल r बाय, मतलब आपकी कौन सी वैल्यू, मीन एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू, यही तो है, मीन एब्सोल्यूट एरर था और नीचे एक्चुअल वैल्यू थी, जिसे आपने डेल r बाय, जिसे आपने डेल से दिखाया था। देखो डेल r बाय r, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं इन सब टर्म को, जैसे 3 डेल r बाय r इंटू 100 प्लस 2 डेल r बाय r इंटू 100 प्लस 1/2 डेल d बाय d इंटू 100। मैम ये आपने डेल्टा r 2 बार क्यों लिया है? कहाँ लिया है 2 बार, अच्छा ये c है ना, डेल्टा c बाय c, ठीक है। देखो थोड़ा सा लिखते वक्त हो जाता है, तुम समझने की कोशिश करो। जैसे 3 है डेल्टा r बाय r, अब मैं c की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली ये c होगा, फिर ये d है तो 1/2 यानी ये d होगा। हाँ हाँ बोलो, ये e है तो 5 आगे डेल e बाय e, तो अब मैं क्या करूंगी 5 डेल e बाय e, मैंने 100 से मल्टीप्लाई करती चली गई, परसेंटेज एरर, तो देखो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी अभी परसेंटेज में आंसर आएगा। हाँ हाँ बोलो। हाँ मैम, एक्चुअली है ना वो खुशबू मैम भी वेट कर रही थी ना क्लास में, बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ हाँ शायद सब, मेरी बस 1 पार्टिसिपेट। मिनट, बस ये एक लास्ट आंसर आने रह रहा है, 1 सेकेंड, आई एम सॉरी मुझे पता नहीं था आपको, ठीक है, बस 1 सेकेंड और लगेगा बच्चों, एक बस ये लास्ट देख के चले जाओ। देखो 3 डेल बाय r, तो ये कितना बनेगा, कितने परसेंट हो गए, कितना गिवन है r की वैल्यू 1%, तो यहाँ पर लिख दो 3 मल्टीप्लाई बाय 1% प्लस 2 डेल r बाय r। अब ये c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, c में कितना परसेंटेज का एरर है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2% प्लस 1/2, d में कितना एरर है 3% प्लस e में कितना एरर है देखो 4%, मल्टीप्लाई बाय 4%। तो अब इनको ऐड कर लेना, 3 + 4 ये 3/2, अब इनको जो ऐड करोगे तो वो पूरी क्वांटिटी में आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर डिवाइड में भी है तो आपको वो माइनस नहीं करने हैं, वो ऐड करने हैं, ठीक है। तो इसकी मैं कोई स्पेशल क्लास ले लूंगी तुम्हारे एग्जाम से पहले, अगर सैटरडे को ले लूंगी मैं, ठीक है। चलो बाय। Bye, ma'am.